तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता, वैलेंसी या इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडाइजेशन नंबर, इसको निकालना सीखेंगे, है ना। तो दोस्तों इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं। और पहले तो बेसिक पॉइंट हमारा ये है कि पिछली आपको वीडियो जो आपको प्रोवाइड की गई हैं उनको जानना जरूरी है। अगर आपने वो पढ़ के रखी हैं, ठीक है, और नहीं पढ़ के रखी हैं तो ये आई बटन पर इसका वो लिंक आ रहा है, तो आप यहाँ पर जाकर इनको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी आपने पढ़कर रखी है तो आप इसको बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले इसके बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता। तो ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता के बेसिक पॉइंट ये हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए। परमाणु जो क्रमांक होता है, इस परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए। इसके अलावा इस परमाणु की आपको कक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए। परमाणु की कक्षाएं कितनी होती हैं, किस टाइप से होती हैं, ये पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें ही आपको पता है तो फिर आप इसको कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इनको मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों। परमाणु क्रमांक को तो आपको पीरियोडिक टेबल से पता हो ही जाएगा, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और परमाणु कक्षाएं, तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं टोटल 7 ही होती हैं। अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है, तो 118 तत्वों के लिए अभी तक केवल 7 कक्षाएं बनी हैं। आपको बेसिकली परमाणु के बारे में तो पता होगा कि परमाणु जो होता है एक गोलाकार बॉल जैसा होता है, ठीक है, जिसके नाभिक में जिसके बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है। ये इसका नाभिक है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं 7। कितनी कक्षाएं होती हैं? 7 कक्षाएं होती हैं, जिसमें से ये मान लेते हैं ये पहली कक्षा है, ये मान लेते हैं ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ठीक है। इस टाइप से ये चौथी कक्षा हो गई, ये 5वीं कक्षा हो गई, ये इसकी 6वीं कक्षा हो गई और ये इसकी 7वीं कक्षा हो गई। तो इस टाइप से परमाणु में जो होती हैं 7 कक्षाएं होती हैं। परमाणु की कितनी कक्षाएं होती हैं? 7 कक्षाएं होती हैं। अब इन 7 कक्षाओं में से जो पहली कक्षा होती है, इस पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में भी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस टाइप से हमारी जो कक्षाएं होती हैं परमाणु की, उसमें इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। तो इसके लिए हमारा दोस्तों एक मैजिक नंबर बन जाता है। मैजिक नंबर जो आपको हमने पीरियोडिक टेबल में बनवाया था, समझाया था, वो मैजिक नंबर हमारा है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और ये 32। ये हमारा फिर मैजिक नंबर बन जाता है। इस मैजिक नंबर का मतलब क्या है, इतना आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भराए जाते हैं, ये अष्टक के अनुसार भराए जाते हैं। इसका मतलब देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराए, मतलब पहली कक्षा का जो अष्टक है वो 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हुआ। दूसरी का 8 से, फिर 8 से, फिर 18 से, फिर 18 से, फिर 32 से, 32 से। तो एक बात और याद रखना, अष्टक पूरा करने का मतलब क्या होता है? अष्टक पूरा करने का मतलब होता है संतुलित। संतुलित उसको रहना। जैसे हम अभी फिलहाल में संतुलन अवस्था में है, ना हमें बुखार है, ना हमें कोई प्रॉब्लम है, हाथ पैर दर्द कोई भी नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम संतुलित अवस्था में हैं। उसी टाइप से अगर इस टाइप से इसमें इलेक्ट्रॉन भराए जाएंगे, रहेंगे, तो ये संतुलित अवस्था में रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए या कम हुए तो ये संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा। और जैसे भी हमें बुखार या हाथ पैर दर्द होता है तो हम संतुलित अवस्था में नहीं रहते, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो उसी प्रकार ये संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा। इतना ईमानदार है ये परमाणु
कि अपने से ना तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखेगा और ना ही एक इलेक्ट्रॉन कम रखेगा। अपने अष्टक में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, और उतने इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा ही, इसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, इतने इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा। बस इस चीज को आप याद रखना, इस मैजिक नंबर को याद रख लेना कि पहली कक्षा में 2 होते हैं तो 2 ही रहेंगे, दूसरी में 8 होते हैं तो रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम नहीं होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। बस ये आपका मैजिक नंबर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों आपको ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है। तो देख लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा। तो दोस्तों एक पॉइंट आपको और याद रखना है, अभी जो हमने कक्षाएं बताई थी, इन कक्षाओं में केवल इलेक्ट्रॉन गति करता है। प्रोटॉन और जो नाभिक होता है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में ही रहता है, ना उसका दान किया जाता है ना उसका ग्रहण किया जाता है। केवल इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में होता है उसका ही दान किया जाता है, उसका ही ग्रहण किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, बाकी मैं समझा दूंगा और आगे, ठीक है। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा, ठीक है। तो मेरे भाई कोई परमाणु या कोई तत्व, देखो परमाणु ही तत्व होता है, तत्व ही परमाणु होता है, ये चीज आप जानते हो, ठीक है। तो परमाणु या तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन का साझा करने की जो संख्या होती है उस संख्या को ही हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन के दान करने या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करने की जो संख्या होती है इसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन दान किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाएगा, ठीक है। कभी प्रोटॉन का और कभी न्यूट्रॉन का नहीं होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो मेरे भाई जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। अब ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरी हमारी होती है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई ये आपका सोडियम है, ठीक है, ये क्या है, सोडियम। अब यदि ये सोडियम परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के दान करने से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, धनावेश की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब धनावेश की वृद्धि हो जाएगी तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न करेगा। या फिर सीधा साधा लॉजिक समझिए, आपको पता है देने वाला कौन होता है, धनी, और धनी व्यक्ति के पास, धनी व्यक्ति ही किसी को देता है, गरीब व्यक्ति तो दे नहीं सकता क्योंकि उसको खाने के वैसे ही लाले पड़े हैं, वो किसी को कैसे देगा, ठीक है। तो जो धनी व्यक्ति होता है वही देता है, तो देने वाला कौन होता है, धनी। तो यदि इलेक्ट्रॉन का दान किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, दान किया जाएगा, तो उस पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, तो उस पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होगी। वैसे भी आपको पता है गरीब व्यक्ति ही लेता है, गरीब व्यक्ति लेता है और धनी व्यक्ति देता है। तो देने वाला कौन, धनी, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन, ऋणी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यदि कोई बंदा तो उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक है। तो कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न होगी, धनात्मक। और कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न होगी, ऋणात्मक, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था के हमने टाइप समझ लीजिए, आपको शॉर्ट भाषा में मैंने समझा दी। अब इसके बाद मैंने एक शब्द और बोला था, संयोजकता। क्या बोला था, संयोजकता। तो संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जो संयोजकता होती है वो केवल संख्यात्मक मान होता है, इलेक्ट्रॉन के दान करने या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने का संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। अगर कैसे संख्यात्मक मान होता है वो समझो। जैसे मान के चलो ये नाइट्रोजन है, क्या है ये, नाइट्रोजन। अब यदि ये नाइट्रोजन
3 इलेक्ट्रॉन का दान करे, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करे, दान करे, ठीक है, तो दान करेगा तो क्या जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि दान कर रहा है तो प्लस, तो दान करेगा तो प्लस, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो हो जाएगी 3+, क्या हो जाएगी, 3+। लेकिन अगर मैं इसकी संयोजकता लिखूं तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संयोजकता होती है उसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण अवस्था अगर लिखोगे आप तो आपको इस टाइप से लिखनी पड़ेगी, और संयोजकता लिखोगे तो आप इस टाइप से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है तो आप 3 बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था बोला, अगर आपने 3 बता दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना, ठीक है। अब जैसे ही क्लोरीन है, अब यदि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, देखो ग्रहण करने वाला कौन होता है, ऋणी, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 1-, ठीक है। अब उसने बोला इसकी संयोजकता बताओ, तो आप 1 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने बोला कि ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, आपने 1 बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 1 बोलना पड़ेगा, 1 बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था, सॉरी, संयोजकता होती है, वो ऑक्सीकरण अवस्था का संख्यात्मक मान होती है, समझ गए। चलो अब हम तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को वारी वारी से निकालना समझाएंगे। तो दोस्तों अब हम संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था को तत्वों की सीखते हैं, कैसे इसमें आती हैं धनावेश या ऋणावेश चार्ज, ठीक है। तो समझो, जैसे मान के चलो सबसे पहले हम दोस्तों हाइड्रोजन पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है मेरे भाई, कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है। अब 1 होता है तो इसका क्या करें, तो दोस्तों आपको मैजिक नंबर पता ही है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और ये 32 ये मैजिक नंबर होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 परमाणु क्रमांक है, तो एक बात और याद रखना है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही होती है प्रोटॉन की संख्या और वही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन भी कितना है, 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है, ठीक है। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरो, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, 2 भराए जाते हैं, ठीक है। अब 2 भराए जाते हैं, हाइड्रोजन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये इसका क्या है, नाभिक है, ये इसका नाभिक, और नाभिक पे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2। क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन के पास 1 है, भराते कितने हैं, 2, तो अब 2 है ही नहीं तो कहां से भर दें, तो आप 1 ही इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 ही इलेक्ट्रॉन भर दो। तो मेरे भाई क्या अब इस 1 इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा है, नहीं, क्योंकि पहली कक्षा का अष्टक तो 2 से पूर्ण होता है और 2 इसमें है नहीं, तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। अब अष्टक पूर्ण नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है किसी को दे देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, समझ गए। अब यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये जो हाइड्रोजन है किसी को देता है तो देने वाला कौन होता है, धनी, अभी बताया देने वाला कौन होता है, धनी। तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, अगर अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है तो 1 प्लस, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो इस पर हाइड्रोजन पर क्या जाएगा, 1 माइनस आएगा। तो मतलब हाइड्रोजन पर 1 प्लस भी हो सकता है और हाइड्रोजन पर 1 माइनस भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो इसलिए पर इस पर आता है 1 प्लस। तो हाइड्रोजन पर हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है, 1 प्लस होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद हम छोटे से इसके बाद हम सोडियम पे बात कर लेंगे। किस पे बात करेंगे, सोडियम पे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, 11 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके पास कितनी हो गई, 11, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं, समझो।
तो देखो 11 इलेक्ट्रॉन को हमें कक्षाओं में भरना है, पहला हमारा काम है, ठीक है। तो पहली कक्षा में, ये तो नाभिक हो गया, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, पहली कक्षा में कितने भराते हैं, 2, तो भरा जाएंगे 2, या फिर इस टाइप से भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने भराते हैं, 8, भर दो 8, क्योंकि इसके पास तो कितने हैं, 11 है ना, भर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, भर दिए। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए, 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में भर नहीं सकते क्योंकि 8 ही भराते हैं, 8 से ज्यादा नहीं भराते। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो कौन सी कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा में। किसनी में जाएगा, तीसरी में। लेकिन तीसरी में तो 8 भराते हैं, तीसरी में तो 8 भराते हैं। अब 8 है ही नहीं तो कहां से ले आए, 1 है तो 1 भर दो, क्या प्रॉब्लम। 8 है ही नहीं तो कहां से मांग ले आए, भिखारी बन जाए क्या, नहीं ना, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर दो, भर दिया। क्या मेरे भाई इस 1 इलेक्ट्रॉन से इस तीसरी कक्षा का अष्टक पूरा है, बिल्कुल नहीं। तीसरी कक्षा का अष्टक तो सब 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा होता है, 1 में तो पूरा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अष्टक तो पूरा है नहीं, और अष्टक पूरा जरूर होता है, अष्टक पूरा किए बिना काम नहीं बनता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, सोडियम जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, या जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा। बोलो समझे। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत कठिन है, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको देना बहुत इजी है, क्योंकि एक ही देना है, और लेने में 7, लेने में 7 और देने में 1, तो 1 हमारा जो है ना देना इजी पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो सरल होता है वो होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सोडियम है अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो Na पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। कितना प्लस आ जाएगा, 1 प्लस, इसलिए हाइड्रोजन पर 1 प्लस, सॉरी सोडियम पर 1 प्लस होता है। समझ गए ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। अब Mg की बात आए, Mg मैग्नीशियम, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, अब 12 है, कितने हैं 12, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, 2, दूसरी में कितने भराएंगे, 8, क्योंकि है ना इसके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 भर दो, ठीक है। अब तीसरी कक्षा में कितने भराएंगे, तीसरी कक्षा में भराते हैं 8, लेकिन इसके पास 8 बचे क्या, नहीं, 8 और 2 10 तो भराए गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल कितने हैं 12, 2 ही बचे ना, तो भर दो 2। क्या 2 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक पूरा है? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं इसका अष्टक पूरा। फिर क्या करें, तो अष्टक पूरा करो। तो अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन मांगो किसी से, मांगो, नहीं मांग सकते। लेकिन अगर देने की बात आए तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन है और 2 इलेक्ट्रॉन देना सरल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। तो जो मैग्नीशियम होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है। अब देने वाला कौन होता है, धनी, इसलिए मैग्नीशियम पे क्या जाता है, 2 प्लस आ जाता है। क्या जाता है, 2 प्लस आ जाता है। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एल्यूमिनियम की बात कर लो, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है ना, 13, ठीक है। तो 13 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितने, 3, क्योंकि 8 और 2 10 और 3 13 हो गए। अष्टक पूरा है, बिल्कुल नहीं है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5, और 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लो, या फिर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दो, अष्टक पूरा। तो इजी क्या पड़ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन देना सरल है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो जो एल्यूमिनियम होगा उस पर क्या जाएगा, 3 प्लस, क्योंकि देने वाला धनी, 3 दिए ना तो 3 प्लस, 2 दिए तो 2 प्लस, तो एल्यूमिनियम पे क्या होता है, 3 प्लस। समझ गए। चलो ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। चलो तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा में कितने, 6, 8 ही है ना टोटल, तो 6 और 2 8। तो पहली में 2, पहले का अष्टक पूरा है, ठीक है, दूसरे का अष्टक पूरा नहीं, और जिसका अष्टक पूरा नहीं होता हम उसको ही देखते हैं, क्योंकि दूसरी कक्षा का तो अष्टक 8 में पूरा होता है ना, ठीक है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2,
2 इलेक्ट्रॉन की अवस्था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या अपने जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन अब देना कठिन पड़ रहा है और लेना इजी पड़ रहा है, समझ रहा है ना। अब देना कठिन पड़ रहा है क्योंकि देने 6 इलेक्ट्रॉन है और लेने कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो ऐसी कंडीशन में जो इजी होगा वही करेगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो लेने वाला कौन होता है, ऋणी, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है 2 माइनस आता है ना। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन पर क्या होता है 2 माइनस। क्लोरीन की बात कर लो, परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितने 2, दूसरी कक्षा में कितने 8, तीसरी कक्षा में कितने 8, हो ही नहीं सकते क्योंकि 8 और 2 10, 17 है ना टोटल, तो कितने जाएंगे 7। 7 में अष्टक पूरा है, बिल्कुल नहीं। अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लो या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दो, तब होगा अष्टक पूरा। तो 7 देना तो कठिन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और लेने वाला कौन होता है ऋणी, इसलिए क्लोरीन पर क्या हो जाता है 1 माइनस। तो इस टाइप से दोस्तों हम ऑक्सीकरण अवस्था को, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को इजीली निकाल सकते हैं। आप बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इससे संबंधित और भी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था सीखना है तो मुझे कमेंट करें और अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारी भी मेहनत लगती है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए खतरनाक तरीके से ताकि वीडियो वायरल हो जाए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।